बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर केमिस्ट्री की सेकंड क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा जी, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं और प्रैक्टिकली हमारे लिए ये बात जो है मुमकिन नहीं है कि हम एक एक कंपाउंड को जो है वो स्टडी कर सके। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने जो है क्या किया है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो ओपन चेन या साइक्लिक, ए साइक्लिक ओपन चेन। इस तरह से अगर हम एक चेन बनाते हैं, ये इसमें एक की रिंग दूसरे में और ये एक चेन है। अगर यही चेन जो है इसका एक कोना ऐसे चलते चलते तो जो इसका एंड पॉइंट है अगर वो आपस में जुड़ जाए तो ये एक साइकिल बन जाता है, एक रिंग बन जाती है, तो ये चेन एक तरह से क्लोज हो जाती है। तो ऐसी चेन जिसके एंड जो है पॉइंट वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। और वो वाले कंपाउंड जो इनके टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते उनको जो है हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ये वाले जो ओपन चेन है और ये वाले क्लोज चेन जो कंपाउंड है। अब हम इसको फर्दर जो है वो देखें तो ओपन चेन कंपाउंड कौन से हैं। ओपन चेन कंपाउंड जो है, ओपन चेन कंपाउंड जो है ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन जो है एटम्स वो एक सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, और इनके एंड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। इस तरह से जब कार्बन का एक स्केलेटन जो हम बना लेते हैं तो बाकी की वैलेंसीज जो है 4 वो हाइड्रोजन एटम से पूरी कर ली जाती हैं। जिस तरह के ये एक CH3, इसके 2 बॉन्ड मिसिंग है, इसके भी 2 मिसिंग है और इसके 3 मिसिंग है, और ये 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। और ये एग्जांपल है हमारी ओपन चेन कंपाउंड की। ओपन चेन कंपाउंड जो है वो फर्दर जो है उसको देखें तो ये 2 तरह के हैं। एक वो वाले कि जिनके जो हमारे जो है वो सीरीज में जुड़े हैं और इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एसाइक्लिक कंपाउंड, ये हमारे पास इस तरह से एक जो है हमने जिसको नाम दिया है, ये 1 2 3 4 जो है 4 को ब्यूटा कहते हैं और इसको एल्केन है इसलिए इसको ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह से ये 3 मेंबर्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। इस तरह से C और C है और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 CH2 और इसको हम लिखेंगे प्रोपेन। इसी तरह से ये इससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे पेंटेन है 5 कार्बन पे मुश्तमिल CH2 और CH2 पेंटेन। तो हमने स्ट्रेट चेन को डिफाइन ऐसे किया है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच carbon atoms are connected with each other in a series. One is connected to the other, the second is connected to the third, and third is connected to the fourth one. तो इस तरह से एक सीरीज में ये कनेक्टेड है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जो है
वो ब्रांच चेन है। उसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो है वो चेन की साइड पे अटैच होते हैं। ब्रांच चेन, कार्बन एटम्स are attached to the sides of the chain। इस तरह से अगर हमने जैसे लिखा था ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, ये 4 कार्बन एटम जो है, इसमें से हम एक कार्बन एटम जो है उसको रिमूव कर लेते हैं, जिस तरह के ये वाला है, इस तरह से, और इसको यहां पे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास एक 1-मिथाइल प्रोपेन बन जाता है। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि ब्रांच चेन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एटलीस्ट 4 कार्बन एटम का होना जरूरी है, और जो कार्बन एटम अटैच होगा टर्मिनल के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि टर्मिनल कार्बन के अलावा होगा। इस तरह से अगर हमारे पास 3 कार्बन है, एक को हम रिमूव कर लें तो इधर जोड़े तब भी टर्मिनल है, तो ये नहीं जुड़ सकता, इधर भी जोड़े तब भी टर्मिनल है। तो इस तरह से कम से कम जो है वो 4 कार्बन एटम होने चाहिए ताकि हमारे पास जो है वो एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बन सके। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की जो इसके अलावा एग्जांपल्स हैं उसको अगर हम देखें तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3 की, जिसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया हमारे पास। इसी तरह से हम और भी जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी एग्जांपल्स ही काफी है। लेट अस गो टू द साइक्लिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको हमने साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला है, रिंग कंपाउंड्स भी बोला है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा जी, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एक कार्बन का रिंग मौजूद होता है, उनको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलते हैं। इनकी आगे 2 किस्में होती हैं। एक को जो है वो हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड होते हैं जिनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं? ऐसे कंपाउंड कि जो रिंग बनता है, जो चेन बनती है क्लोज चेन, उस चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन के जो एटम है वही होते हैं और कोई दूसरा एटम नहीं होता। तो इस वजह से कि अगर ये रिंग बन रहा है 3 कार्बन एटम का, तो ये ऐसे सारे कार्बन ही एटम है। इसीलिए इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये बात क्लियर होगी कि इनमें जो भी रिंग बनेगा वो सारा कार्बन के एटमों के ऊपर मुश्तमिल होगा।
अब देखते हैं कि ये होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है ये आगे कितनी किस्मों के होते हैं। एक इसमें से ऐसे होते हैं जो एलिसाइक्लिक जिनको हम बोलते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर जाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी अंदर जो है वो एरोमेटाइजेशन नहीं होती, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते। कोई डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते। और इसमें जो साइकिल बनता है 3 कार्बन का भी बनता है, 4 का भी बनता है, 5 का भी बनता है, 6 का भी बनता है। लेट्स डिस्कस इट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें सबसे पहले हम लेंगे 3 कार्बन वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। इस तरह के जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनका फार्मूला जो है जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो है CnH2n। और ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं जिस तरह से CH2 CH CH CH2 CH2 ये साइक्लोपेंटीन है। तो ये हमने बात की है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हेडिंग के अंडर सब हेडिंग जो है उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो 2 तरह के आगे हमने पढ़े हैं, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का फार्मूला CnH2n है और अनसैचुरेटेड जो है वो कितनी अनसैचुरेशन है उसके हिसाब से वो तो चलता जाएगा। अब दूसरी बात कि वो वाले कंपाउंड जिनको हमने यहाँ पे एरोमेटिक कह दिया है वो कौन से होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। Compounds that contain at least 1 benzene ring in their molecular structure are called aromatic compounds. अब ये सवाल कि बेंजीन क्या है। बेंजीन 6 कार्बन पे मुश्तमिल एक कोप्लेनर जो है कंपाउंड है और जिसके अंदर सारे एटम जो हैं वो इक्वली एक दूसरे से दूर हैं और जिसके अंदर हम जनरली अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिखते हैं। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो है फार्मूले की वो इस तरह से हैं, जैसे एक ये फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं CH2 CH2 CH 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 और यहां पे CH, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड।
इसको हम इसके इक्विवेलेंट भी लिख लेते हैं कि डबल बॉन्ड इस तरह से, और इसकी जो जनरल प्रेजेंटेशन है हमारी बुक में वो इस तरह से एक गोल्ड रिंग से की जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेंजीन रिंग है जिसको हमने यहां पे बताया। अब यही जो बेंजीन रिंग है इसके हर एक जो है कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम 1 2 3 4 हम डिफरेंट जो है वो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लगा सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड जो है बनते जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स जो है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स को अगर लें तो सबसे पहले हम लेंगे अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो पहला ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा गया वो था CH3 है और इसको बोलते हैं टॉलुइन। ठीक है जी। दूसरी चीज जो इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसको बोलते हैं फिनोल। तीसरा जो सब्स्टिट्यूटेड मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। इस तरह से इसके साथ जो तीसरा ग्रुप जोड़ा गया है वो है नाइट्रो ग्रुप और यूं हमारे पास जो चीज बनी है उसको हम बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। ऐसे भी होता है कि ये बेंजीन रिंग जो है ये एक से ज्यादा भी एक कंपाउंड के अंदर पाई जाती हैं और फ्यूज शक्ल में होती हैं, एक दूसरे के साथ ये मिली होती हैं। फ्यूज शक्ल में जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास नेफ्थलीन है जिसके पास एक और फिर ये दूसरी दो बेंजीन रिंग्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं और इसका नाम है नेफ्थलीन। इस तरह से ये तीन बेंजीन रिंग जो हैं ये भी आपस में जुड़ जाती हैं और इसको हम बोलते हैं फिनोल्फथलीन। अच्छा, इसके बाद ये हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसकी दो किस्में हमने गिनवाई हैं, एक जो एरोमेटिक की और एक जो है नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों को हमने डिस्कस किया है। अब हम जाएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते कौन से? बेटा जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि चेन है, क्लोज चेन। उस क्लोज चेन के अंदर एक या एक से ज्यादा एटम कार्बन के अलावा रिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन के अंदर जो रिंग है इसके अंदर एक से ज्यादा किस्मों के एटम पाए जाते हैं, तो ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड है उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। The compounds in which more than one kind of
atoms are present called heterocyclic organic compound. ये कौन कौन से एटम होते हैं जो कार्बन के अलावा कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे वो ले लेते हैं? एग्जांपल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स जिनके ये एटम होते हैं और ऑक्सीजन, ओ, नाइट्रोजन, एन, सल्फर, एस। ये कंपाउंड है, ये एटम्स हैं जो रिप्लेस करते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल। ये लाता से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे कि कम से कम 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिख दें। तो हम अब जा रहे हैं 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखने की तरफ। सबसे पहले जिस कंपाउंड को हम लिखने जा रहे हैं, ये इसके अंदर 5 कार्बन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है। एरोमेटिक है ये और इसका नाम है पेरिडीन। दूसरा, इसमें 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ये भी एरोमेटिक है और इसका नाम है फ्लोरान। तीसरा, इसके अंदर भी जो है वो 4 कार्बन एटम है और 5वें नंबर पे जो है वो नाइट्रोजन है और इसका नाम है पाइरोल। और 5वां 4 कार्बन एटम और 5वां सल्फर है और इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन। तो ये 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसकी एग्जांपल्स हैं। तो इस जो पोर्शन में हमने पढ़ा है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है। तो इसकी आउटलाइन यहाँ पे मैंने दी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसकी को जो है हम इसलिए सब डिवाइड करते हैं कि ये बिलियंस की तादाद में ओवर 6 बिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनको एक एक करके तो स्टडी नहीं किया जा सकता। तो जो केमिस्ट हैं उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से की है कि ये 2 तरह के होते हैं। कुछ में जो है वो ओपन चेन कार्बन होते हैं जो साइकिल नहीं बनाते, तो ये साइक्लिक उनको कह देते हैं। और दूसरे में जो चेन है वो आपस में जुड़ जाती है तो उसको क्लोज चेन कहते हैं। क्लोज हो गई तो साइकिल बन जाता है, तो इसलिए इसको साइक्लिक भी कहते हैं। और क्लोज कर लें चेन को तो वो रिंग भी बनती है, इसलिए इसको रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। अब हम ओपन चेन में अगर चले जाते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक स्ट्रेट चेन होते हैं जो सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब उस सीरीज के साथ अगर बाहर कोई दूसरा जो है ना आप लोग कार्बन एटम लगाते हैं तो देखते हैं तो वो ब्रांच चेन, उसके साथ एक ब्रांच लग जाती है तो उसको ब्रांच चेन जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोज चेन जो है उसकी अगर फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन को आप देखें तो वहां पे 2 तरह के हैं। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ कार्बन जो है ना उस साइकिल को बनाते हैं, और दूसरे वो हैं कि जिसमें कार्बन के अलावा कोई होता है तो उसको हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। अब जो होमोसाइक्लिक है उनकी भी फर्दर सब डिवीजन है। एक वो है जो एरोमेटिक्स हैं और दूसरे वो हैं जो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक जो है वो भी 2 तरह के हैं। एक वो हैं जो कि सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का हमने फार्मूला लिखा था CnH2n और उसकी एग्जांपल दी हमने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह दी थी, और जो दूसरे थे उसमें साइक्लोपेंटीन भी दी थी। अब एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि हमारे पास जो है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन क्या होती है, फिर उस पर हमने बात की कि 6 कार्बन एटम वाला ये एक जो है वो साइकिल है। एक रिंग जो है क्लोज चेन है और जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है।
और हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। उसको अगर एक को उतार के उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा देते हैं तो वो मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाती है, जिसकी 3-4 एग्जांपल हमने दी हैं। इसके अलावा हमने फ्यूज रिंग जो है उसको भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमारे पास थे हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक में हमने जो एरोमेटिक्स हैं 4 कंपाउंड उसको दिया है कि एक ऐसा रिंग जिसके अंदर अदर देन कार्बन कोई एटम मौजूद होता है। वो कौन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है हमारे पास ऑक्सीजन, वो हो सकता है नाइट्रोजन, वो हो सकता है हमारे पास जो है वो सल्फर। जिसमें नाइट्रोजन 6 रिंग वाले में मौजूद है तो उसको पेरिडीन हमने बोला है, और 5 वाला जो है उसको फ्यूरान बोला है, और ये हमारे पास पाइरोल है, और ये हमारे पास थायोफिल है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। इसको क्यों पहले पढ़ा है? इसलिए रिफॉर्मिंग से पहले इसलिए पढ़ा है कि इसको हमने किसी दर्जे में यूज करना है। अब हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक है ओपन चेन में स्ट्रेट चेन और एक है ब्रॉन्च चेन। इन दोनों को मैं इनकी स्टेबिलिटी इसकी जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पे अगर आऊं तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इसमें इस तरह से लंबी चेन में तो इस तरह से ये कार्बन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब यही वाला 5 जो है कार्बन का हमने एक कंपाउंड लिया। इसी तरह से अगर हम 6 कार्बन का लेंगे, 5 का इस तरह का कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे नियो हमारे पास पेंटेन है, इसी तरह से नियो पेंटेन यहां पे पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक बनता है, इसलिए ये हाइपोएलिंग हाइड्रोकार्बन है और ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। क्यों? इसके मॉलिक्यूल जो है उनकी आपस में जो है वो इंटरेक्शन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफॉर्मिंग। तो जो ही वर्ड रिफॉर्मिंग आता है तो ज़हन में ये बात आती है कि ये रिफॉर्मिंग क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये रिफॉर्मिंग क्या है? थर्मल कन्वर्जन ऑफ straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons in the absence of oxygen or air and in the presence of a catalyst is known as reforming। जैसा कि पिछले लेक्चर के दौरान मैंने बताया कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये इनकी वोलेटिलिटी लो होती है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की, और जो ब्रांच चेन है इनकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इनकी आपस में इंटरेक्शन कम होती है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि हम रिफॉर्मिंग करें? पहली बात कि हम रिफॉर्मिंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल रिफॉर्मिंग की, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम एन ऑक्टेन कहते हैं, CH3 CH2O6 CH3, ये हमारे पास है एन ऑक्टेन। जब इसको हम हीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उस वक्त हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बनता है, जैसे ये CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 और
यहाँ पे CO, इसको नाम जो देते हैं हम वो है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है इसकी फ्यूल वैल्यू ज्यादा है, ये अच्छा बर्न करता है, और ये जो हमारा स्ट्रेट चेन है ये अच्छा बर्न नहीं करता। अब तो बात तो ये हुई कि रिफॉर्मिंग जो है उसमें हमने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को लिया, उसको हमने हीट अप किया इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा ब्रांच चेन में। अब ये हम करते क्यों हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ रिफॉर्मिंग? एक्चुअली जो हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसके अंदर जो हमें गैसोलीन मिलता है, पेट्रोल, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो लो क्वालिटी का होता है। लो क्वालिटी का होने की वजह से हमें क्या फर्क पड़ता है? असल में जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें जब इस फ्यूल को बर्न करने के लिए पहुंचाया जाता है मिस्ट जो है ऑक्सीजन की और इस पेट्रोलियम की, तो इससे पहले स्पार्क प्लग जो है फायर करे उससे पहले ही ये जलना शुरू कर देते। इसकी वजह से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो मेटालिक साउंड जो है जैसे एक मेटल दूसरी मेटल के साथ टकराती है तो एक आवाज बनती है, इस तरह की आवाज जब इंजन से आती है, और उसको हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग जो है उसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं द शॉर्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो ये नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस नॉकिंग को रोकने के लिए, ये नॉकिंग क्यों रोकनी है हमने? ये नॉकिंग जो है नंबर 1 तो इंजन को डैमेज करता है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है। दूसरा नंबर पे फ्यूल जो है उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, और इस तरह से उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो इन चीजों को जो है वो इनकी अबैटमेंट के लिए हम इसकी रिफॉर्मिंग करते हैं ताकि इसकी क्वालिटी इंप्रूव। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल? इसको कैसे मेजर किया जाता है? तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर जो हमारे पास ये 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है, ये इसको हम आइसो ऑक्टेन भी बोलते हैं। अब आइसो ऑक्टेन स्मूथली बर्न करने वाला एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। ये स्मूथली बर्न करने वाला एक फ्यूल जो है इसको कंपेयर हम करते हैं किसके साथ? एन-हेप्टेन। एन-हेप्टेन जो है ये बिल्कुल भी अच्छा फ्यूल नहीं है। तो करते क्या है? करते ये है कि आर्बिट्रेरीली इसका ऑक्टेन नंबर 100 फिक्स कर लिया गया है और इसका 0। यूं 0 to 100 के दरमियान में जो भी फ्यूल है उसकी क्वालिटी को मेजर कर लिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज डिटरमिन्ड। तो इस तरह से किया जाता है कि कंपैरिजन किया जाता है हमारा, जिसमें बेस लाइन बनाने के लिए एन-हेप्टेन जो है उसको हम बर्न करते हैं। तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, जितना टेम्परेचर राइज होता है, उसको 0 रख लिया जाता है। इस तरह से यहां पे 0, ये 0 से ऊपर नहीं बढ़ता। उसके बाद हमारे पास जो एन-ऑक्टेन है, आइसो-ऑक्टेन जो है इसको 100 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्यूल आता है ए, जिसकी हमने फ्यूल वैल्यू देखनी है, या बी आ जाता है या सी आ जाता है।
तो इनकी फ्यूल वैल्यू देखने के लिए जब इनको बर्न किया जाता है, ये अपने हिसाब से बर्न होते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइसोऑक्टेन, ये कितना बर्न हुआ है, कितना अच्छा बर्न हुआ है। अगर ये यहाँ पे 60 तक पहुंचता है तो उसका 60 ऑक्टेन नंबर दिया जाता है इसको। अगर बी हमारा 90 तक टेम्परेचर को राइज करता है तो उसको 90 तो ऑक्टेन नंबर दे दिया जाता है। सी, आज ऐसे फ्यूल मौजूद हैं जिनका ऑक्टेन नंबर आइसोऑक्टेन से भी ज्यादा है और आइसोऑक्टेन से भी अच्छे वो बर्न होते हैं हाई ऑक्टेन नंबर वाले। तो अगर ये इस तरह से हो कि ये 120 पे तक ले जाता है तो सी जो है इसका 120 ऑक्टेन नंबर है। तो मेरे ख्याल में मैंने ऑक्टेन नंबर को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि ऑक्टेन नंबर जो है वो बेसिकली तो हम ये कहते हैं कि द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन यानी आइसोऑक्टेन जो है इन गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। दूसरी लफ्जों में आइसोऑक्टेन टू एन ऑक्टेन जो एक रेशो बनती है, वो रेशो जो है उसको भी हम ऑक्टेन नंबर कह सकते हैं। तो ये था ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर जो है उसको इंप्रूव करने के लिए फ्यूल की जो है वो बर्निंग को इंप्रूव करने के लिए वो स्मूथली बर्न करे तो करते हैं हम क्या है, हम करते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूल की क्वालिटी जो है बेहतर हो जाए, फ्यूल लो क्वालिटी का ना हो, फ्यूल जो है वो नॉकिंग जो है उसकी वजह से ना हो, वो स्मूथली बर्न करे और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। ये चीजें गेन करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो इसमें जो है एक तो रिफॉर्मिंग की जाती है जिसको हमने डिस्कस किया है, दूसरे में एडिटिव डाल के जिसमें टेल डाला जाता है, टेट्रा इथाइल लेड जो है, जिसमें यहां पे पीबी है तो इसके साथ चार जो है वो इथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं इस तरह से। तो ये टेट्रा इथाइलाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसको लिखते हुए हम यूं भी लिख देते हैं पीबी C2H5O4। इससे ब्लेंडिंग की जाती है, ये इसमें मिक्स कर लिया जाता है तो फ्यूल की वैल्यू बेहतर हो जाती है। लेकिन अब इसे फॉरबिड कर दिया है, जब इसको बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया गया है? लेड ऑक्साइड जो है जब बर्न करता है तो ये रिड्यूस होकर के मेटेलिक लेड में पीबी में कन्वर्ट हो जाता है और ये पीबी जो है ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी प्रोड्यूस होती है, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो भी बच्चों में देखी गई है। इसके अलावा ये ब्लड में जब शामिल होता है तो ब्लड के हीम के आयरन ग्रुप जो है Fe को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है। अब ऐसा जो है ना वो जो हीम ग्रुप में जब ये चला जाता है तो उस वक्त ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे तो ये काम करता नहीं है। तो नतीजा उसका ये होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और क्यों जो है ब्लड की कमी का लोग शिकार हो जाए। दैट्स व्हाई ये जो टेट्राइथाइलेट है इसका यूज खत्म कर दिया गया और रिफॉर्मिंग को एक बेहतर तरीका समझा गया। इसके अलावा इसमें फ्यूल क्वालिटी जो बेहतर हो जाती है एरोमेटाइजेशन के थ्रू। यानी जो हमारे गैसोलीन फ्रैक्शन है उसके कंपाउंड जो है उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके अलावा एडिशन जो है कर ली जाती है
इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड की, और यूं इसकी एफिशिएंसी जो बेहतर है। तो इस टॉपिक में हमने जो कवर की हैं चीजें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आता है, व्हाट इज रिफॉर्मिंग, तो उसमें रिफॉर्मिंग को लिखना है, उसके साथ एग्जांपल को लिखना है। व्हाट इज नॉकिंग, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉकिंग, तो कॉज को लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, 2 नंबर ये हो जाते हैं। फिर ये करते क्यों है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करना है। फिर ऑक्टेन नंबर जो है उसको डिफाइन करने के बाद जो है हमने ये बताना है कि ऑक्टेन नंबर से दूसरे फ्यूल जो है वो उनकी ऑक्टेन नंबर कैसे जो है ना, हम आइसो ऑक्टेन को ठीक है 100 दे देते हैं, बाकी को कैसे मेजर करते हैं उसको जो है देखना है। फिर ये है कि क्वालिटी फ्यूल की कैसे इंप्रूव की जाए। नंबर 1 पे रिफॉर्मिंग कर सकते हैं, हम टेल की एडिशन कर सकते हैं, लेकिन वो पोल्यूटेंट होने की वजह से उसको हम आजकल ऐड नहीं करते। एरोमेटाइजेशन एक मेथड है कि हम एरोमेटाइजेशन कर लें अपने फ्यूल की, या फिर एरोमेटिक्स जो है उसको उसके अंदर ऐड कर लें। तो इन सब तरीकों से जो है फ्यूल क्वालिटी जो बेहतर हो जाएगी, और फ्यूल जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में पहुंचेगा तो वो नॉकिंग नहीं करेगा, स्मूथली बर्न करेगा, उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। तो ये था रिफॉर्मिंग के बारे में। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देखनी है, और जनरल जो फंक्शनल ग्रुप हमारी बुक के ऊपर दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, उसको हमने पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बहुत सादा डेफिनेशन है इसकी। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to the organic compounds are called, या is called लिखें, is called a functional group। क्यों इसको ऐसे कहते हैं, बिकॉज this part of organic compound is chemically functional। ये पार्ट होता है जो केमिकली ज्यादा फंक्शन करता है एक कंपाउंड के अंदर। वैसे जो हमारे स्ट्रेट चेन होती हैं या लॉन्ग ब्रांच चेन होती हैं हाइड्रोकार्बन, वो इतनी फंक्शनल नहीं होती, वो केमिकली तकरीबन अनॉल्ट होती हैं, क्योंकि उसके बॉन्ड कुछ इस तरीके के बने होते हैं कि वो अपने बॉन्ड बना के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन व्हेनेवर सम ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन कौन से, कोई एक एटम आ जाता है, अब एटम में हम लें तो डिफरेंट एटम्स है हमारे पास जो कि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज होते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम में अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और इवन
कि एक एटम ही लग जाता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इससे भी जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, या डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो वो भी कंपाउंड जो है फंक्शनल हो जाता है। अब यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है उस सारी को ऑर्गेनाइज किया गया है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप जो है इनसे इसकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। इस वक्त जो है वो ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल एंडफुल है, 8, 10, 12। अब उन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो बनते एक तरीके से और रिएक्ट एक तरीके से करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक तरह की होती है, तो एक को स्टडी कर रहे होते हैं, बाकी सारे जो है उनको आप लेकर चलते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो टेबल है बुक के अंदर दिया हुआ, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 17 जो है हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम स्टडी करते हैं, जिसमें आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड को अगर लें, सिंगल बॉन्ड वाला, तो वो उसको हम कहते हैं एल्केन। अब डबल बॉन्ड को लें तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड को लें उसको हम कहते हैं अल्काइन। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका अगर एक हाइड्रोजन उतार लिया जाए तो रिमेनिंग को जो है ना हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और उसको हम लिख लेते हैं आर के साथ, ऐसे जैसे ये CH3, H यहाँ पे 4 है, इस H को अगर उतार लें CH3, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसको इन जनरल जो है वो एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो हमने देखा अगर इस R के साथ OH लगा दें तो बन जाती हैं अल्कोहल्स, ठीक है जी, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो इसके नाइट्रेट बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो कई एक जो है हमारे पास अगले ग्रुप बनते हैं। अगर यहाँ पे हम एक एच लगाएं तो ये एल्डिहाइड बनते हैं। अगर यहाँ पे भी हमारे पास कोई आर ही बन जाए यानी सी लग जाए तो ये बन जाते हैं कीटोन, ठीक है। अगर ये आर जो है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें तो ये बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे हम कोई एल्काइल एलाइड ग्रुप लगा दें तो ये बन जाते हैं एसिटाइल, और इस तरह से ये 17 है टोटल नंबर में। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है फंक्शनल ग्रुप को भी स्टडी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। कोई भी चीज़ जो है आपको डिफिकल्टी बनाती है, कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आता, आप मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि जो कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है वो जो सही चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे, और जो चीज़ ऐसी थी कि हमें यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए थी, गलत बोल दी गई है, तो अल्लाह उसका असर जो है हमारे दिलों से उतार दे, सही बात आपको जो है सही तरीके से समझ आए। अस्सलाम वालेकुम।